So next is the question number 5. How do storage grain losses occur? जैसे स्टोरेज ग्रेन होता है उनमें कैसे लॉसेस होता है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताना है. नाउ देखो मेनली इस पे 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है. लेट्स सी. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर बायोटिक, से फॉर एग्जांपल insect, rodent, fungi, mites and bacteria, and abiotic, inappropriate moisture and temperature in the place of storage. These factors cause degradation in quality, loss in weight, poor germinability, discoloration of produce, all leading to poor marketability. These factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. जैसे कोई भी स्टोरेज ग्रेन है उनको अगर प्रॉपर मैनेजमेंट से उसको प्रॉपर अगर मैनेज नहीं किया जाएगा, सो देर आर मैनी फैक्टर्स जिसके कारण क्या हो सकता है, उसका जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो सकता है. उसका क्वालिटी क्या हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, दैट इज़ ख़राब हो सकता है. देन उसका जो वेट है वो उसका वेट लॉस हो सकता है. ये सब क्या इंडिकेशन है कि जो स्टोरेज ग्रेन है वो धीरे धीरे इसका जो क्वालिटी है वो ख़राब हो रहा है, वो गंदा हो रहा है. इनमें मेनली क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनमें मेनली 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट है आपका बायोटिक. अब बायोटिक में क्या क्या आता है आपका, जैसे इंसेक्ट आ गया, देन चूहा आ गया, रोडेंट आ गया, बर्ड्स, माइट्स, ये सब क्या है आपका बायोटिक फैक्टर्स. फिर एग्जाम्पल आपका बैक्टीरिया भी इंक्लूड होगा इस पर. एंड एबायोटिक में क्या क्या आएगा, जैसे आपका क्या हो रहा है मॉइस्चर, फिर जैसे टेम्परेचर, देन आपका क्या हो रहा है, ये सब किसके अंडर पे आता है, एबायोटिक. ये सब क्या है आपका एबायोटिक फैक्टर्स. जैसे देखो मॉइस्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फूड ग्रेन्स पे. फिर ह्यूमिडिटी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एयर पे. एंड टेम्परेचर. सो आई होप इट्स क्लियर. So next is the question number 6. How do good animal husbandry practices benefit farmers? Very very important term. So यहाँ पे आपको एक बहुत ही important term दिख रहा होगा, that is animal husbandry. फर्स्ट ये आंसर डिस्कस करने के पहले हम लोग समझ लेते कि व्हाट डू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एक आप बोल सकते हो साइंटिफिक मैनेजमेंट किन का, एनिमल लाइफ स्टॉक का. इस पे क्या होता है, उनको फीड किया जाता है, उनका ब्रीडिंग किया जाता है, फिर डिजीज़ कंट्रोल किया जाता है. ये है आपका एनिमल हस्बेंड्री. ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए. अभी आप क्वेश्चन पे आते हैं कि हम लोग एनिमल हस्बेंड्री को देखो क्या बोला है, हाउ टू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स. फार्मर के केस के थ्रू में आपको ये बोलना है. जैसे हम लोग क्या क्या देखेंगे, फार्मर्स को क्या क्या बेनिफिट होता है अगर अच्छे से एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करें. ओके, क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ लेट्स सी द आंसर. बेनिफिट्स ऑफ गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये आप हेडिंग देखिए, इसके बाद आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो. फर्स्ट पॉइंट इज improved breed of domesticated animals, increased production of product like milk, egg and meat, proper shelter, feeding, care and protection against diseases help the farmers to improve their economic conditions. जैसे हमने देख लिया डेफिनेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे क्या होता है, उनको कैसे मैनेज करना है, क्या क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर ब्रीडिंग करना है, फीडिंग, ये सब का ध्यान रखा जाता है. दे ऑल आर टेकन केयर ऑफ. नाउ इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, देयर आर, देखो बहुत सारे बेनिफिट होता है. जैसे यहाँ पे आपको शॉर्ट में 3 पॉइंट पे बोला गया है. देखो जैसे आप एक से फॉर एग्ज़ाम्पल आप काऊ को अच्छे से उसको क्या कर रहे हो, उसको पाल रहे हो, आप उसको अच्छे से टाइमली खाना दे रहे हो, अच्छे से उसका केयर कर रहे हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका जो ब्रीड होगा वो इम्प्रूव होगा. यही लिखा हुआ है, इम्प्रूव ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. सिमिलर सेकंड पॉइंट भी है, जब आप किसी का बहुत अच्छे से केयर करोगे तो आपको उससे अच्छा बेनिफिट भी होगा. जैसे इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग, मीट, ये सब आपको अच्छा खासा मिलेगा. उसके बाद जैसे आपने प्रॉपर शेल्टर दिया, उसको प्रॉपर फीडिंग कराया, केयर किया, प्रोटेक्शन किया, उससे क्या होगा, वो डिजीज़ से भी बचा रहेगा. एंड हाई क्वालिटी आपको जो आपको चाहिए वो आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगा. आई होप इट्स क्लियर. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग. अभी आपको क्या करना है, जो कैटल फार्मिंग है
उसका क्या क्या बेनिफिट होता है, दैट यू हैव टू से। हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस के जैसे करेंगे, फर्स्ट हेडिंग देंगे देन पॉइंट वाइज विल राइट। ओके, सो फर्स्ट हेडिंग इज बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। फर्स्ट पॉइंट, good quality and quantity of milk can be produced. Second point, drought labor animals can be produced for agricultural work. And third point, new variety that are resistant to diseases can be produced by crossing two varieties with the desired trait. So हमने क्या क्या बेनिफिट देखा, फर्स्ट इज मिल्क प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड, सेकंड इज गुड क्वालिटी मीट, फाइबर एंड स्किन is obtained. Correct? And third and the final point is good breed of draught animals can be obtained. So there is a homework question for you. What are draught animals? ये आपको comment section में बोलना है. Okay? Done? Now let's move on to next question, which is a question number 8. For increasing production, what is common in poultry, fisheries and beekeeping? So I'm sure you all are familiar with the term what is poultry, what are fisheries, what is beekeeping, because आपने इस चैप्टर बहुत ही अच्छे से थॉरली स्टडी किया है. सो अभी आपको बोलना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कॉमन होगा? The common factor for increasing production in poultry, fisheries, and beekeeping is the proper management technique that are to be followed. Regular cleaning of farm is of utmost importance. Maintenance of temperature and prevention and cure of diseases is also required to increase the number of animals. सो ये बहुत ही सिंपल है, आप ये पढ़ के ही समझ पाओगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. फर्स्ट देखो, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्या कॉमन चीज़ है? फर्स्ट है आपका प्रॉपर मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप प्रॉपरली उसको मैनेज ही नहीं करोगे देन व्हाट इज़ द रोल, यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा. सो प्रॉपर मेंटेनेंस इज़ मस्ट, ये आपका फर्स्ट हुआ. फिर जैसे क्लीनिंग हो गया, फिर आपका जैसे मेंटेनेंस हो गया, किस टेम्परेचर पे रखना है, उसका एक मेंटेनेंस होता है. देन क्या क्या डिजीज़ेस हो सकते हैं, उनसे क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीजेस इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. एंड क्रॉस ब्रीडिंग भी एक कॉमन प्रैक्टिस है, ये भी आप इस पर ऐड कर सकते हो. दैट इज़ क्रॉस ब्रीडिंग इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस बिटवीन पोल्ट्री फिशरीज एंड बी कीपिंग फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्लास 9 साइंस. उसके बाद 9th का जो जर्नी वो कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद हम एक फर्दर स्टेप लेंगे विच इज़ क्लास 10 साइंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बहुत ही जल्द मैं आपको ये लेक्चर एंड आपका जो NCERT सोल्यूशन है वो भी प्रोवाइड कर दूँगी. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला है. हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आप लोग क्या करोगे, ऐसे टेबुलर फॉर्म पे उसको लिखोगे. फर्स्ट हेडिंग इज योर कैप्चर फिशिंग, देन मैरीकल्चर एंड लास्ट वन इज एक्वाकल्चर. कैप्चर फिशिंग, जस्ट बाय लुकिंग एट द टर्म आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा. इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिशेस फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, यानी फ़िश को कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पॉन्ड, कैनाल, रिवर एट्सेट्रा. देखो जो फ़िश को लोकेट किया जाता है इज़ वेरी इजी एंड इट कैन बी कैप्चर्ड बाय यूजिंग फिशिंग नेट. जो फिशरमैन कैसे करते, फिशिंग नेट का हेल्प से उनको कैप्चर करते. नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म इज़ मैरीकल्चर. इस मेथड में क्या होता है, जो मेरीन फिश है उनको कल्चर किया जाता है इन दी ओपन सी फॉर कमर्शियल बेसिस. जैसे काफ़ी वेराइटीज़ है लाइक प्रॉन्स, ओइस्टर, भेटकी, मुलेट एट्सेट्रा. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है आपका एक्वा कल्चर. दैट इज़ ए किससे रिलेटेड है, एक्वाटिक एनिमल्स दैट आर ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू. तो ये क्या समझे हम लोग, इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल दैट इज़ हाई इकोनॉमिक एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स सच एज से फॉर एग्जाम्पल फिशेस, प्रॉन, then crayfish, lobster, crab, shrimps, etc. and seaweed by proper utilization of available water in the country.
सो ये कैसे होता है? इट इज़ डन बोथ इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन वाटर. सो आई होप इट्स क्लियर.